Hello and good morning, all my dear students. How are you all? I hope all of you are doing well. So, welcome in the class of business studies. We were discussing chapter number 9, right? Financial planning वाला chapter, financial management वाला chapter चल रहा था हमारा. और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपका. हमने फाइनेंशियल डिसीजन स्टार्ट कर दिए थे और कल की क्लास में हमने कंप्लीट किए थे 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने पढ़ा था कहाँ हम अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे, और फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने पढ़ा था कि कहाँ से हम अपना अमाउंट अरेंज करेंगे, वेदर वी विल गो फॉर बोरोड फंड और वी विल अरेंज फाइनेंस फ्रॉम ओनर्स फंड. ये हमने कल पढ़ा था. अब आज का ये जो डिसीजन है ये काफी क्रूशियल डिसीजन है. आज हम पढ़ रहे हैं डिविडेंड डिसीजन, यानी जब हम बिजनेस में अमाउंट अरेंज करके प्रॉफिट अर्न करेंगे, उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, ये हमें स्टडी करना है आज की क्लास में. तो देखिए, जो सरप्लस फंड होते हैं, सरप्लस फंड यानी लास्ट में जो प्रॉफिट बच गया, उस प्रॉफिट को कैसे यूज किया जाएगा, उससे रिलेटेड डिसीजन है. यहाँ पे हमें दो ही बातें सोचनी है कि एक प्रॉफिट का कितना पोर्शन डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितना पोर्शन अपने पास रिटेन करके रख लिया जाए. ध्यान से सुनना मेरी बात. जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी का अपने प्रॉफिट को लेके दो काम वो कर सकती है. प्रॉफिट का कुछ पार्ट उसको देना होता है शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और कुछ पार्ट वो रख सकती है रिटेन करके अपने पास. तो यहाँ पे ये डिसाइड किया जाएगा हाउ मच अमाउंट इज टू बी गिवन एज डिविडेंड एंड हाउ मच अमाउंट कैन बी रिटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. तो पढ़ना शुरू करते हैं. ध्यान से देखिए जरा. ये कह रहे हैं दिस डिसीजन इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स. The profit of the firm is distributed among various parties such as creditors, employees, debenture holders, shareholders, etc. ये तो वही नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है. ध्यान रखना है आपको, शेयर होल्डर का नाम लास्ट में आता है क्योंकि इनको सबसे लास्ट में प्रॉफिट का शेयर मिलता है. आगे देखिए. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एक्सेट्रा इज अ फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. क्रेडिटर को, डिबेंचर होल्डर को और इन सभी लोगों को पेमेंट करना कंपनी की फिक्स लायबिलिटी है. कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, ये पेमेंट तो कंपनी को करना ही पड़ेगा. तो अब फाइनेंस मैनेजर को जो डिसाइड करना है वो है रेस्ट ऑफ इनकम की बात. सो देखिए क्या लिखा हुआ है. So what the company or finance manager has to decide is what to do with the residual or leftover income or leftover profit of the company. यानी ये तो सोचना ही नहीं है कि क्रेडिटर को कितना पैसा चुकाएं, डिबेंचर होल्डर को कितना इंटरेस्ट दे, बैंक लोन पे कितना इंटरेस्ट दे. ये तो फिक्स है, जितना लायबिलिटी है उतना देना पड़ेगा, कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. तो फाइनेंस मैनेजर को सोचना क्या है, उसको सोचना है कि इन सबको पेमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट बच गया उसका क्या किया जाए. राइट. तो देखिए क्या कह रहे हैं. The surplus profit is either distributed to equity shareholders in the form of dividend or is kept aside in the form of retained earning. जो बच जाता है प्रॉफिट, उसके दो काम किए जा सकते हैं. या तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दे या फिर कुछ पैसा रिटेन करके रख ले. Now, under the dividend decision, the finance manager decides how much is to be distributed in the form of dividend and how much to keep aside as retained earning. फाइनेंस मैनेजर को यहाँ पे इस डिसीजन में ये सोचना है कि कितना पैसा डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितना पैसा रिटेन करके रखा जाए. रीड करके देखिए पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है. अब देखिए, ये बहुत सारे ये जो डिसीजन है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. मैनेजर अपने मन से नहीं डिसाइड कर लेता कि कितना रिटेन करना चाहिए या कितना डिविडेंड के फॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है. शेयर होल्डर को डिविडेंड देना इसलिए जरूरी है ताकि वो आपके शेयर्स रिटेन करके रखे, वो आपके शेयर्स खरीद के वो आपके शेयर्स को होल्ड करके रखे, क्योंकि अगर मार्केट में आपके शेयर की डिमांड कम हो जाती है तो अल्टीमेटली आपकी कंपनी की वैल्यू डाउन होने लग जाएगी. राइट. तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि हमारा शेयर होल्डर सेटिस्फाइड रहे, और वो तभी रहेगा जब हम उसको डिविडेंड देंगे. साथ में रिटेन करना भी जरूरी है अर्निंग को, क्योंकि अगर हमने अर्निंग को सेव नहीं करके रखा तो हम अपनी ग्रोथ के लिए यूज क्या करेंगे. हमारे पास सेविंग नहीं होगी तो हम अनसर्टेनिटीज में कैसे मैनेज करेंगे. तो दोनों चीजें जरूरी है. तो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स आपको देखने हैं बिफोर डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. ठीक है. तो सबसे पहला है अर्निंग.
डिविडेंड आप पे करते हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की अर्निंग में से, तो आपको देखना है अगर अर्निंग ज्यादा है तो यू कैन पे मोर डिविडेंड, और अर्निंग कम है तो यू विल हैव टू पे लेस डिविडेंड। आसान सा पॉइंट है। इफ अर्निंग्स आर हाई देन हाई डिविडेंड कैन बी पेड, बट अगर अर्निंग लो है तो डिविडेंड भी लो दिया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉमन सेंस वाली बात है। ज्यादा अर्न कर रही है कंपनी तो ज्यादा डिविडेंड दे सकती है, बट अगर कम अर्न कर रही है तो ज्यादा डिविडेंड नहीं दे पाएगी, लो डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर्स अर्निंग। If there are more earnings, then company declares high rate of dividend, whereas during low earning period, the rate of dividend is also low. Second point देखिए, stability of earning. अब suppose मुझे इस साल तो अर्निंग हो गई, बट पिछले 3 साल से लॉस हो रहा था। अब इस सिचुएशन में मैं अपनी इस साल की अर्निंग का कुछ पोर्शन सेव करना चाहूंगी, ताकि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो तो मेरे पास सेविंग रहे, राइट। तो अगर मेरी अर्निंग स्टेबल नहीं है, मुझे कभी कभी अर्निंग होती है, हमेशा अर्निंग नहीं होती, तो मैं डिविडेंड लो डिक्लेयर करूंगी और रिटेन ज्यादा करके रखना चाहूंगी। लेकिन अगर मेरी अर्निंग स्टेबल है, हर साल मैं केपेबल हूँ अच्छा अमाउंट अर्न करने के, तो ऐसे में मैं हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर लूंगी, क्योंकि मुझे ज्यादा सेविंग्स की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये भी लॉजिकल है। इफ कंपनी इज हैविंग स्टेबल एंड स्मूथ अर्निंग, इट विल प्रेफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड। स्मूथ अर्निंग है, हर साल अर्निंग होती है, तो आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे सकते हो। Whereas companies with unstable earnings prefer to give low rate of dividend. यहाँ पे low rate of earnings दिखा हुआ है, low rate of dividend आएगा। अगर कंपनी की अर्निंग अनस्टेबल है तो वो डिविडेंड कम देगी, क्योंकि वो सेव करना प्रेफर करेगी। आगे आ जाइए थर्ड पॉइंट, इट इज अगेन रिलेटेड विद कैश फ्लो पोजीशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैश का इनफ्लो कैसा है, दिमाग लगाइए। अगर कैश बहुत बढ़िया है, कैश की कोई शॉर्टेज नहीं रहती, मेरी कैश की पोजीशन बढ़िया है, तो इसका मतलब मैं हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, मुझे कोई फाइनेंशियल ट्रबल नहीं फेस करना पड़ रहा है, बहुत इजीली मेरे पास कैश अवेलेबल है, right? तो companies which are having smooth and steady cash flow position or which are having surplus cash can declare more dividend. But अगर मुझे कैश की शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है, तो जब मुझे अर्निंग होगी, मैं उस अर्निंग को रिटेन करके रखना चाहूंगी इन स्पाइट ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड, ताकि मुझे कंपनी में कैश की शॉर्टेज फेस न करनी पड़े। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, paying dividend means outflow of cash. Companies declare high rate of dividend only when they have surplus cash. In situation of shortage of cash, companies declare no or very low dividend. अगर कैश नहीं है तो आप कम या बहुत कम डिविडेंड देना चाहोगे, और अगर कैश अवेलेबल है यू कैन डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट वन इन द सीक्वेंस इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। दिमाग लगाइए। Suppose my business is having new opportunities to grow my business, then definitely I will retain more and give less as dividend. क्योंकि मेरी जो अर्निंग हुई है, मुझे ये नजर आ रहा है कि फ्यूचर में मुझे इस अर्निंग की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में, तो मैं इस अर्निंग को यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती हूँ। तो ऐसे में मैं डिविडेंड कम डिक्लेयर करूंगी और रिटेन ज्यादा करूंगी। बट अगर मेरी कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, अभी मेरा ग्रोथ का कोई फर्दर प्लान नहीं है, इन दैट सिचुएशन मुझे मेरी अर्निंग को सेव करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं कम रिटेन करूंगी और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, if a company has a number of investment plans, then it should reinvest the earning of the company. As to invest in investment project, the company has two options: one, to raise additional capital, or to invest its retained earning. The retained earning are cheaper source as they do not involve flotation cost or any legal formalities. ये कह रहे हैं जब भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान्स होंगे तो कंपनी अपना पैसा सेव करके रखेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है तो दो ऑप्शन है, या तो बाहर से पैसा लाओ या अपनी अर्निंग को यूज करो। अपनी अर्निंग को यूज करना चीप रहेगा, क्योंकि उस पर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगनी है, राइट। तो देखिए नीचे कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है,
If company have no investment or growth plan, then it would be better to distribute more in the form of dividend. अगर growth plan नहीं है तो dividend distribute कर दो. Generally mature companies declare more dividend. Mature companies जो grow कर चुकी है वो ज्यादा dividend declare करेगी. Whereas growing companies keep aside more retained earning. जो कंपनी अभी ग्रो कर रही है, मेच्योर हुई नहीं है, वो रिटेन ज्यादा करेगी. ठीक है, तो ये कंक्लूजन में लिखा हुआ है, ये फिलअप में और 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. कुछ कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है. स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी यानी वो अपने शेयर होल्डर्स को अननेसेसरी लालच नहीं देती, वो अपने शेयर होल्डर को अनस्टेबल डिविडेंड नहीं देती, हर साल एक नॉर्मल रेट का डिविडेंड देती है जो स्टेबल रहता है. क्योंकि एक साल बहुत ज्यादा दे दिया तो अगले साल फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी, राइट. तो ऐसे में जो कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है उसकी गुडविल मार्केट में बढ़िया बनी रहती है. तो वो कंपनी अगर हाई अर्निंग भी है तो भी हाई डिविडेंड तब तक डिक्लेयर नहीं करेगी जब तक वो अश्योर्ड नहीं होगी कि नेक्स्ट ईयर भी उसकी अर्निंग उतनी हाई हो सकती है. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो कंपनी अपना डिविडेंड तब तक नहीं बढ़ाएगी जब तक वो इस चीज को लेके अश्योर्ड नहीं है कि वो आने वाले हर साल में इतना हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है. तो जब भी अर्निंग बढ़ेगी कंपनी एनालिसिस करेगी कि क्या फ्यूचर में भी हाई अर्निंग होने की चांसेस है. इफ यस तो डिविडेंड बढ़ाया जाएगा, इफ नो तो डिविडेंड स्टेबल और रेगुलर दिया जाएगा. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. Some companies follow a stable dividend policy as it has better impact on shareholders and improve the reputation of company. अगर आप स्टेबल डिविडेंड देते हो तो शेयर होल्डर्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी इमेज भी इंप्रूव हो जाएगी. आगे, the stable dividend policy satisfies the investors. Even big companies and financial institutions prefer to invest in a company with regular and stable dividend policy. हर इंसान ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा जो रेगुलरली स्टेबल डिविडेंड देती रहे. अब आगे वाला सेंटेंस देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, यहां से यहां तक क्या कह रहे हैं. द इंक्रीज इन डिविडेंड is made only when there is confidence to company that their earning potential has gone up and not just earning of current year are increased. तब तक वो डिविडेंड को इंक्रीज नहीं करती जब तक वो ये श्योर नहीं हो जाती कि उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, और सिर्फ इस साल का अर्निंग नहीं, हर साल की अर्निंग वो ज्यादा करेंगी और हर साल वो डिविडेंड ज्यादा दे सकती है. In other words, dividend per share is not altered if change in earning is small or seems to be temporary in nature. यानी अगर आपको सिर्फ एक साल किसी लॉटरी की वजह से या किसी एक्स्ट्रा गेन की वजह से आपकी अर्निंग बढ़ गई है तो वो कंपनी डिविडेंड बढ़ाना प्रेफर नहीं करती है, वो उस एक्स्ट्रा अर्निंग को रिटेन करके रख लेती है. अब टॉपिक सारा कंसेप्चुअल है, केवल रीडिंग से समझ में नहीं आएगा. अभी अगर आपने सुना है तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे देखते हैं. Raghav, just take a screenshot of attendance and forward it to me. चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखिए, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर. ध्यान रखिएगा बेटा, वर्ड्स पे फोकस करना है. क्या लिखा हुआ है? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं लिखा हुआ. अगर आपने ये बीच का ऑफ हटा दिया तो इस पॉइंट का मीनिंग ही चेंज हो जाना है. तो प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर यानी शेयर होल्डर की इच्छा. शेयर होल्डर क्या प्रेफर करते हैं, आपकी शेयर होल्डर की क्या इच्छा है, क्या डिजायर है. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की एक अलग कैटेगरी होती है. तो यहाँ पे हमें प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर बताना. अब देखिए, कंपनी के पास दो कैटेगरीज हो सकती है शेयर होल्डर की. पहली कैटेगरी रिटायर और मिडिल क्लास लोगों की जो रेगुलर डिविडेंड चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई कंपनी हमें अच्छी इनकम देती रहे, क्योंकि रिटायर्ड लोग हैं और मिडिल क्लास लोग हैं तो उनके लिए पैसा मैटर करता है. और दूसरी कैटेगरी होती है यंग और वेल्दी लोगों की, जिनको एक साल इनकम नहीं भी मिलेगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अर्निंग के केपेबल है, वो और कहीं से पैसा अरेंज कर सकते हैं, राइट. तो अगर कंपनी के पास रिटायर्ड और मिडिल क्लास लोग ज्यादा है तो कंपनी को पैसा सेव कम करना चाहिए और लोगों को डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए ताकि शेयर होल्डर सेटिस्फाइड रहे. वहीं अगर कंपनी के पास यंग और वेल्दी शेयर होल्डर्स है तो कंपनी उनको डिविडेंड ना देके प्रॉफिट को रिटेन कर सकती है. क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर समझ जाएंगे कि कंपनी ने रिटेन किया है तो अगले साल हमें हाई प्रॉफिट के फॉर्म में इनकम जरूर मिलेगी. तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 6 की. हैव अ लुक.
If a company is having large number of retired and middle class shareholders, then it will declare more dividend. क्या बात हो रही है कि अगर मिडिल क्लास शेयर होल्डर है तो डिविडेंड ज्यादा दिया जाएगा और कम रखा जाएगा रिटेन अर्निंग के फॉर्म में. Whereas if it is having large number of young and wealthy shareholder, then it can keep aside more in the form of retained earning and pay less dividend. आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास और रिटायर्ड लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं, जबकि यंग और वेल्दी लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं. उनको पता है कि कंपनी ने अभी रिटेन किया तो वो कभी ना कभी हमें रिटर्न जरूर देगी. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. हैव अ लुक. टैक्सेशन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट. The rate of dividend also depends upon the taxation policy. सुनिएगा ध्यान से. कंपनी डिविडेंड दे रही है शेयर होल्डर को, लेकिन इस डिविडेंड पे टैक्स पे करना पड़ता है कंपनी को. कंपनी डिविडेंड किसको दे रही है? शेयर होल्डर को. पर इस डिविडेंड पे टैक्स किसको पे करना पड़ता है? कंपनी को. तो ऐसे में आप बताइए, अगर टैक्स की रेट हाई है तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी या कम? डेफिनेटली कम देगी, क्योंकि कंपनी को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा. डिविडेंड की इनकम डिविडेंड रिसीवर के लिए तो टैक्स फ्री होती है, लेकिन जो कंपनी डिविडेंड दे रही है उसके लिए टैक्सेबल होती है. तो हाई टैक्स के टाइम पे कंपनी लो डिविडेंड देगी और लो टैक्स के टाइम पे कंपनी हाई डिविडेंड देगी. ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट. क्या कह रहे हैं देखिए. The rate of dividend also depends upon the taxation policy of government. Under present system of taxation, dividend income is tax-free income for shareholder. Shareholder के लिए तो tax free है, कोई tax नहीं लगेगा dividend की income पे. Whereas company has to pay tax on dividend given to shareholder. Company को tax देना पड़ेगा. तो if tax rate is higher, company prefer to pay less in the form of dividend. अगर टैक्स की रेट बहुत हाई है तो कंपनी कम डिविडेंड देगी, और अगर टैक्स की रेट लो है तो कंपनी हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है. हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए? 7 पॉइंट्स. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन 7 पॉइंट्स का, फिर आगे बढ़ते हैं. नंबर 1, अर्निंग. कंपनी की अर्निंग हाई तो डिविडेंड भी हाई, राइट. अर्निंग हाई तो डिविडेंड भी हाई, और अर्निंग लो तो डिविडेंड लो. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग. अगर अर्निंग स्टेबल है तो हाई डिविडेंड, अर्निंग स्टेबल नहीं है तो लो डिविडेंड. कैश फ्लो पोजीशन. अगर कंपनी के कैश फ्लो की पोजीशन बढ़िया है, यानी कंपनी इज हैविंग सरप्लस कैश, तो हाई डिविडेंड. और अगर कंपनी के पास कैश नहीं है, शॉर्टेज ऑफ कैश है, तो लो डिविडेंड. अगर ग्रोथ के प्लान्स है तो लो डिविडेंड, और अभी कोई ग्रोथ के प्लान्स नहीं है तो हाई डिविडेंड. फिर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही है तो तब तक डिविडेंड अल्टर नहीं करेगी जब तक इनकम का इंक्रीमेंट कांस्टेंट ना हो. फिर अगर शेयर होल्डर मिडिल क्लास और रिटायर्ड लोग हैं तो हाई डिविडेंड. अदरवाइज अगर यंग और रिस्क बियरर्स यानी वेल्दी पीपल है तो लो डिविडेंड एंड मोर रिटेन अर्निंग. टैक्स अगर हाई है तो लो डिविडेंड, टैक्स लो है तो हाई डिविडेंड. आगे देखिए. एसेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन. अगर आपकी कैपिटल मार्केट में गुडविल बढ़िया है, कैपिटल मार्केट यानी वो मार्केट जहां से आप फाइनेंस अरेंज करोगे इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है. तो अगर आपकी कैपिटल मार्केट में रीच बहुत बढ़िया है, अगर आपकी कैपिटल मार्केट में इतनी गुडविल है कि जब भी पैसे की जरूरत होगी आपको कैपिटल मार्केट से पैसा मिल जाएगा, तो आप अभी हाई डिविडेंड दे दो. आपको अर्निंग को रिटेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी इमरजेंसी होगी मुझे मार्केट से फाइनेंस मिल जाएगा, मुझे अभी पैसा सेव करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. बट अगर कैपिटल मार्केट में मेरी रीच नहीं है, मुझे वहां से पैसा अरेंज करने में दिक्कत आती है, देन आई नीड टू रिटेन माय अर्निंग एंड डिक्लेयर लेस डिविडेंड. समझिए जरा ध्यान से. इफ कैपिटल मार्केट कैन बी इजीली असेस्ड or approached, then there is enough demand for securities of the company, then company can give more dividend and raise capital by approaching capital market. यानी अगर आपकी शेयर मार्केट में बहुत अच्छी रीच है तो आपको ज्यादा सेविंग करने की जरूरत नहीं है. जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी आप कैपिटल मार्केट से पैसा अरेंज कर पाएंगे. लेकिन अगर आपके लिए डिफिकल्ट है कि आप कैपिटल मार्केट से मनी अरेंज करें, तो आपको लो डिविडेंड डिक्लेयर करके अपनी सेविंग को रिटेन कर लेना चाहिए, सॉरी अपनी अर्निंग को रिटेन कर लेना चाहिए. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. बट इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू अप्रोच एंड एसेस कैपिटल मार्केट,
then companies declare low dividend and use reserves or retained earning for reinvestment. Important part है, क्या बता रहा है आपको कि अगर आपकी इजी अप्रोच है, इजी रीच है कैपिटल मार्केट में, यू कैन डिक्लेयर हाई डिविडेंड, क्योंकि आपको सेविंग की जरूरत ही नहीं है, जब भी पैसा चाहिए होगा कैपिटल मार्केट से अरेंज हो जाएगा। बट अगर आपकी रीच नहीं है कैपिटल मार्केट में, तो ऐसे में आपको मनी सेव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लीगल रिस्ट्रिक्शंस। अब डिविडेंड की डिक्लेरेशन पे कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई है। कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस है, आप जब भी डिविडेंड देंगे आपको उन प्रोविजंस को फॉलो करना जरूरी है। जैसे कंपनी अपनी कैश फ्लो पोजीशन को और लिक्विडिटी को अफेक्ट करके डिविडेंड नहीं दे सकती, ऐसी एक लीगल रिस्ट्रिक्शन है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट हैज गिवन सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। Apart from Companies Act, there are certain internal provisions of the company, that is whether the company has enough flow of cash to pay dividend or not. The payment of dividend should not affect the liquidity of company. Company dividend तभी देगी जब उसको देने से उसकी liquidity पे impact नहीं पड़ रहा। ठीक है, नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, ये इंपॉर्टेंट है। काफी बार क्या होता है, जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हमारा लेंडर हम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। आप सोचो, अगर मैं आपसे पैसा बोरो कर रही हूँ और बोरो करके बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसेस कर रही हूँ, बहुत अच्छे से इकोनॉमी में एक्सपेंस कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे सजेस्ट करोगे कि यार उधार ले रखा है, पहले हमारी उधारी रीपे कर दो, उसके बाद में खर्चे करना। राइट? तो देखिए ऐसे में क्या होता है, जब कंपनी बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म लोन लेती है तो फाइनेंशियल कंपनी पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। वो कहता है बिफोर गिविंग द डिविडेंड यू शुड कीप असाइड सम पार्ट ऑफ योर अर्निंग इन अ रिजर्व, ताकि आप उस रिजर्व को यूज करके हमें रीपेमेंट कर सको। ठीक है, अपनी अर्निंग को थोड़ा थोड़ा सेव करते रहो ताकि आप टाइम पे हमारा लोन हमें रीपे कर सको। तो देखिए क्या कह रहे हैं, when companies take long-term loan, the financier may put some restrictions or constraints on distribution of dividend, and companies have to abide by these constraints. जो भी रुकावट फाइनेंशियर ने लगाई है कंपनी को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शंस नहीं होंगे कंपनी के पास। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं आपको, just give me a second. तो ये पॉइंट हमने कर लिया है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स वाला। नेक्स्ट वन इज द स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो ये स्टॉक मार्केट में एक बड़ी न्यूज के फॉर्म में आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी की अभी इमेज आपको इंक्रीज करनी है और आपको स्टॉक मार्केट में एक गुड न्यूज लेके आनी है, आप अपनी सिक्योरिटीज की प्राइसेस को हाई करना चाहते हो, तो ऐसे में आप हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। ठीक है, और अगर अभी आपको फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं चाहते कि आपकी प्राइसेस पे कुछ भी इम्पैक्ट पड़े, आपको ऐसा कोई भी प्रेफरेंस नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट में गुड न्यूज लेके जाना है, तो ऐसे में आप कैसा भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये, the declaration of dividend has impact on stock market as increase in dividend is taken as a good news in the stock market and prices of securities rise. अगर डिविडेंड इंक्रीज होगा तो सिक्योरिटी की प्राइस भी बढ़ेगी और स्टॉक मार्केट में ये गुड न्यूज के फॉर्म में जाएगा। whereas a decrease in dividend may have negative impact on the share price in the stock market. So possible impact of dividend policy in the equity share price also affects the dividend decision. आपको पहले ही एनालिसिस कर लेना चाहिए कि भाई आपके डिविडेंड डिसीजन का मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके शेयर्स की प्राइसेस पे। अगर अभी आपको उस इम्पैक्ट से कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो आप, तो आप हाई डिविडेंड या लो डिविडेंड जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन हमने पढ़े, कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। नाउ हैव अ लुक। सबसे पहले the decision of financial management will determine the proportion of debt and equity is called, कौन सा डिसीजन रहेगा ये, फाइनेंसिंग डिसीजन, जो आपको हेल्प करेगा इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको पता चलेगा कितना डिबेंचर होना चाहिए और कितना इक्विटी, या कितना बोरोड फंड और कितना ओनर्स फंड। नेक्स्ट, अ डिसीजन टू अक्वायर न्यू एंड मॉडर्न प्लान टू अपग्रेड द ओल्ड वन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
पुरानी प्लान को अपग्रेड करके नया प्लान लेके आना, नई एसेट लेके आना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं हायर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विद, कब आप हाई डिविडेंड दोगे, कुछ फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आंसर गिवन है। देखिए, हाई अर्निंग, हाई कैश फ्लो, अनस्टेबल अर्निंग, हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि अनस्टेबल अर्निंग होगी तो आप हाई डिविडेंड नहीं दे पाओगे, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हाई है तो भी आप हाई डिविडेंड नहीं दे पाओगे, राइट। सेकंड देखिए, हाई अर्निंग, हाई कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग एंड हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, नो। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हायर है तो डेफिनेटली डिविडेंड लो रहेगा, क्योंकि आप सेव करना चाहेंगे मनी को। तो थर्ड ऑप्शन भी सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके भी लास्ट में मुझे हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहा है। फोर्थ देखिए, हाई अर्निंग, हाई कैश फ्लो, स्टेबल अर्निंग एंड लोअर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही। अगर अर्निंग हाई है, कैश फ्लो हाई है, अर्निंग स्टेबल भी है, और अभी मेरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा ग्रो नहीं करना चाह रही, मेरा बिजनेस ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, तो ऐसे में मैं हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ। नेक्स्ट आपको कह रहा है the size of assets, the profitability and competitive are affected by one of the financial decision. बताइए कौन सा? असेट्स का साइज, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, ठीक है, तो इसका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट, identify and explain the financial decision to be taken by Sudha. Also explain the factors which will affect this decision. तो पहले तो हमें देखना है कि सुधा का कौन सा डिसीजन यहाँ पे आ रहा है, तो पढ़ते हैं केस स्टडी। Sudha is an enterprising businesswoman who has been running a poultry farm for past 10 years. She has saved rupees 4 lakh from her business. She shared with her family her desire to utilize this money to expand her business. Her family members gave her different suggestions like buying new machinery to replace the existing one, acquiring altogether new equipments with latest technology, opening new branch of poultry farm in another city, and so on. Since these decisions are very crucial for her, involve huge amount of money and are irreversible except a huge cost, Sudha want to analyze all the aspects of decision before taking any final decision. ये कह रहे हैं कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है जो सुधा को लेना है, तो आंसर तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, इररिवर्सिबल है। कौन सा डिसीजन होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसको अपने 4 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने हैं, तो कहाँ इन्वेस्ट किया जाए उससे रिलेटेड सारे फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन करने। तो देखिए हम क्या बताएंगे इसमें, फर्स्ट वाले में तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होता क्या है, और सेकेंड वाले में द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट, साराह लिमिटेड, पढ़ते हैं पहले तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। The above discussion about the company leads to various factors which determine how much of profit should be retained and how much has to be distributed by the company. यानी dividend decision से related बात है। Quoting lines from the above discussion, identify and explain any 4 such factor. कुछ फैक्टर्स है जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताना है ऊपर वाले केस स्टडी से लाइंस कोट करके। तो देखिए, सारा लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉटन यार्न. It has been consistently earning good profit for many years. This year too, it has been able to generate enough profit. क्या यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए हैं? एक तो अर्निंग्स, इस साल इसके पास हाई अर्निंग है, हाई अर्निंग है तो हाई डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, प्लस स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर मेनी इयर्स, यानी इसकी अर्निंग स्टेबल है। तो 2 पॉइंट तो यही आ गए, अर्निंग्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, जो दोनों इसको कह रहे हैं कि ये हाई डिविडेंड दे सकती है। फिर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी, यानी कैश फ्लो पोजीशन बढ़िया है, कैश फ्लो पोजीशन बढ़िया है तो अगेन इट कैन डिक्लेयर हाई डिविडेंड एंड गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वाला पॉइंट आ गया। ये जरूर उसको कह रहा है कि लो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, आपको तो फैक्टर आइडेंटिफाई करना था। आगे देखिए, it is a well-managed organization and believes in quality, equal employment opportunities and good remuneration practices. It has many shareholders who prefer to receive regular income from their investment. तो ये आ गया preference of shareholders, जो उसको insist करेगा कि stable dividend दिया जाए, है ना, preference of shareholder वाला point यहाँ पे आ गया है। और next देखिए, it has taken a loan of rupees 40 lakh from IDBI.
and is bound by certain restrictions on payment of dividend according to the terms of loan agreement. कौन सा पॉइंट है ये? कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स वाला पॉइंट है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन जिसमें आप 6 पॉइंट्स हाईलाइट कर पा रहे हैं, ये 4 मार्क्स में आता है और आपको ये 4 फैक्टर लाइन के साथ एक्सप्लेन करने होते हैं। यानी आपको ये लाइन आइडेंटिफाई करनी है, लाइन से ढूंढना है कौन सा फैक्टर रिलेटेड है और फिर उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो यहाँ पे 6 फैक्टर आ गए, एनी 4 फैक्टर्स आप एक्सप्लेन करेंगे। कैसे? पहले तो लाइन, उसके बाद में फैक्टर और फिर उस फैक्टर का एक्सप्लेनेशन। तो बहुत आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको समझ में आ गया? अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कैश फ्लो ऑफ कंपनी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, ये 5-6 फैक्टर है जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। शो मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, दैट्स ग्रेट। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास। 50% चैप्टर हो गया है। अब हमें इस चैप्टर के न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग और कुछ और। कल हम पहले इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। टिल दैट, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।